पाकिस्तान में डॉक्टर बैठा हुआ है और वो अमेरिका में ऑपरेशन करे, ओपन हार्ट सर्जरी करे। अच्छा, वन ऑफ द यूज केस। अगर बाहर 6G की डिस्कशन शुरू हो गई है, 5G डिप्लॉय हो गया है, तो हमारे पास 4G है। 5G की रिक्वायरमेंट है कि वो 5 to 10 मीटर की एक्यूरेसी आपको इतनी चाहिए, प्रिसिशन, और वो आगे 1 सेंटीमीटर तक जाएगी 1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी, विदाउट सैटेलाइट, विदाउट जीपीएस। 6G के अंदर जॉइंट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है। एज अ रेडार भी यूज हो रहा होगा और कम्युनिकेशन भी हो रही है। जो डिवाइसेस होंगी वो 15-15 साल की बैटरी लाइफ के साथ होंगी। टैक्सियां चल रही हैं, ऑटोनॉमस टैक्सीज चल रही हैं। तो पाकिस्तान में कैसे चलेंगी? मुश्किल। बिल्कुल चलेंगी भाई, क्यों नहीं चलेंगी। इस वक्त क्या स्टूडेंट का इन्फ्लुएंस इस तरफ है, या वो कहता है कि नहीं भाई टेलीकॉम इंडस्ट्री तो है ही सैचुरेटेड? यहाँ पे तो हमें लगता है ना कि नहीं यार हम बहुत भाई आपके यहाँ मसला ये है कि शोर बहुत होता है, नॉइज बहुत ज्यादा है। क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क को हैक करके इस तरह का काम किया जाए जो अभी पेजर्स के साथ हुआ? एक बंदा बाहर जाना चाहता है अमेरिका, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे मेहमान हैं नासिर हुसैन भाई। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सीनियर हैं। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। तफसील ये है कि बहुत सारे लोग जो मुझे जानते होंगे और नहीं भी जानते, शायद मेरे प्रोफाइल्स और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर गए हों, तो उनको पता होगा कि मेरा एक कुछ अरसा टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर भी गुजरा है, कोई 10-15 साल का। और उसके अंदर जब मैं बिल्कुल फ्रेश एंट्रेंट था, तो उस वक्त नासिर भाई हमारे सीनियर थे। हमारी खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान में थे, उसके बाद ये पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी रहे, उससे पहले भी रहे थे। लेकिन इस वक्त ये अमेरिका के अंदर हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री का स्टार्ट एम्प से लेके 2G, 3G, 4G, 5G जो ये पाकिस्तान में आए भी नहीं, उन तक नासिर भाई काम कर रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका के अंदर 5G के नेटवर्क को डिप्लॉय करने में, उसको जैसे कहते हैं, अभी पूरी तफसील पता लग भी जाएगी कहाँ कहाँ काम करते रहे, लेकिन मेजर कंपनीज़ के साथ, सैमसंग के साथ और बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम करते रहें। तो नासिर भाई, मैंने तो आपका एक जल्दी से कोशिश की कि 20 सेकंड में मैं बात कर लूं, लेकिन आपको मैं अगले 1.5-2 मिनट दे देता हूं कि जिसके अंदर आप थोड़ी सी अपनी जर्नी स्पेसिफिकली बताएं और जो मैंने गलत बताया उसको क्लियर कर दें। नहीं, थैंक यू असद, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। और ये कुछ छोटा टाइम नहीं था बाय द वे असद का। असद ने एक बहुत बड़ा टाइम गुजारा है और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए लॉस है कि असद जो है पॉडकास्टिंग में आ गया है। और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि आजकल डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है उनको देख के। आई वॉज ड्रैग्ड इनटू दिस। तो एनीवे, हम लोग बैक एंड पे काम करने वाले लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाले लोग हैं, तो नज़र नहीं आते। चले, आपने आप उस कैमरे पे क्लैरिफिकेशन दे दी, अब आप मुझसे बात करें। सही जी। तो आप बस, मेरा नाम आपने बता दिया, नासिर हुसैन है। NID से इंजीनियरिंग की, इन कराची की सड़कों पे घूमते रहे। फिर उसके बाद जो है वो डेटा कम्युनिकेशन की तरफ आ गए। फिर उसके बाद मास्टर्स करने चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर। वहाँ से मास्टर्स किया। PhD का इरादा था, लेकिन कुछ घरेलू वाले साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो वापस आना पड़ा। फिर यहाँ से अपनी जर्नी का आगाज़ किया मोटरोला के अंदर। मोटरोला के नेटवर्क के अंदर मोबिलिंग के लिए काम किया। मोटरोला वाज बेसिकली द इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर वाज मोबिलिंग। फिर उसके बाद एयरकॉम में रहा, एयरकॉम के लिए, पैक्टेल के लिए काम किया। फिर सऊदीया चला गया, फिर वहाँ पे एक नेटवर्क लगाया जो आजकल जैन कहलाता है, उस ज़माने में MTC कहलाता था। फिर उसके बाद वापस आया, फिर एयरकॉम के लिए काम किया। यूफोन का प्रोजेक्ट आया था, यहाँ पे नया हुआवी आ रही थी। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, तो उस पर काम किया। तो बस फिर ऐसी ज़िंदगी गुजरती रही और जो है मुसाफिरों की तरह हम घूमते रहे। साउथ अफ्रीका गए, इजिप्ट गए, मलेशिया गए, लाटविया गए, लिथुआनिया गए। फिर 2012 में अमेरिका चले गए। अमेरिका में डिमांड थी, डिमांड है और डिमांड रहेगी। आजकल अमेरिका में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है जिस पर आप काम कर रहे हैं? आजकल इस वक्त जो है वो 5G की इम्प्लीमेंटेशन चल रही है एग्रेसिवली, और नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं 5G के अंदर। 5G का जो स्टैंडर्ड है बेसिकली वो डिज़ाइन इस तरह किया गया था कि इसके अंदर जो अभी तक हम काम करते रहे थे तो हमें एक किट लगानी पड़ती थी। आपको याद होगा हवावी के लिए अंदर हम थे तो एंड टू एंड हमें पूरी इक्विपमेंट हवावी का लेना पड़ता था। अब ओपन रैन का कॉन्सेप्ट आया है जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इन द सेंस ये कि इट्स नॉट वेंडर स्पेसिफिक। तो आप किसी का रेडियो लगा सकते हैं, किसी का बैकएंड ले सकते हैं, किसी का RRU ले सकते हैं, एंड देन यू क्रिएट द होल नेटवर्क आउट ऑफ इट। सो दिस हैज़ गिवन अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल प्लेयर्स।
it has broken the monopoly. Also, it has given a good opportunity for the operators to exploit small suppliers. सही. तो लेकिन इसकी मैनेजमेंट एक बहरहाल एक काम है. तो ये बेसिकली. अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो मेरा ख्याल में अभी 2G के बाद एक बहुत बड़ा गैप आया था कि भाई 3G आने वाला है. क्योंकि मैं उस टाइम कहूँ यूफोन के अंदर या जो जब हम हुआवे पे काम करते थे तो इंतज़ार में थे 3G कब आएगा. अब 3G बाहर जगह आ गया, लोग 4G का सोच रहे हैं. अभी तक यहाँ पे 3G शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर आया 3G भी आया, 4G भी आया, सारी चीज़ें हो रही हैं. तो ये एक लेमैन के लिए क्या फ़र्क है या क्या प्रोग्रेशन है कि पहले बग़ैर जिसे कहते हैं सिम वाले फ़ोन आते थे एम्प्स के, अब तो शायद आपकी जनरेशन ने शायद उसको ना एक्सपीरियंस किया. आ गई हैं. फिर उसके बाद जिसे कहते हैं कि एम्प्स के फ़ोन, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G और आगे 5G आने वाला है. पाकिस्तान में बाहर आ चुका है, पता नहीं क्या बेसिक आम ज़बान के अंदर क्या फ़र्क है इन सब चीज़ों. देखिए, पहले एनालॉग कम्युनिकेशंस थी जो कि एम्प्स थी. उसके अंदर बेसिकली आप एनालॉग फ़िल्टर्स यूज़ करते थे और एनालॉग मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था. ठीक है. फिर उसके बाद जैसे ही GSM आया तो वो 2G था, जिसके अंदर आपकी डिजिटल TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई. उसमें बहरहाल वॉइस आपकी फिर भी जो है वो थी, लेकिन डेटा उसमें आपने जो है ना वो लेकर आए. वो एज कहलाता था, याद है? ई लिखा आता था, कोई लोड अभी भी आता है. अभी भी आता है. तो वो जहाँ पे जिन ऑपरेटर्स के पास वो लाइसेंस है मौजूद और जिनके पास वो बैंड मौजूद है, वो अभी भी उसको. और रिमोट जब आप पाकिस्तान में भी निकल जाएं तो वही आ रहा होता है. ये दुनिया में हर जगह है. ठीक है. बहरहाल 2G अभी भी जिंदा है. जस्ट तो इतना जिन लोगों ने 2G पे काम किया हुआ है, इतना पुराना नहीं हुआ. नहीं, आप पुराने हो भी जाए, लेकिन अभी जरूरत है आपकी अभी भी है. तो 3G है बेसिकली. 3G वाज बेसिकली मेजर शिफ्ट. हाँ, गेम चेंजर, जिसके अंदर आपने हाई डेटा रेट HSDPA का कॉन्सेप्ट आया. फिर उसके अंदर आपने पैकेट स्विचिंग स्टार्ट की, सर्किट स्विचिंग पे आपने वॉइस को रखा, और फिर आप बेसिकली हाई डेटा रेट के ऊपर काम करना शुरू. जहाँ से बेसिकली ये एप्लीकेशंस और आईफोन और स्मार्टफोन, ये बेसिकली आपको याद होगा कि ये वो टाइम था जब मतलब ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था, और फिर उसके साथ साथ ये एप्लीकेशंस और ये चीज़ें जनरेट हो रही, डिवाइसेस आ रही थी. तो ये उसका आफ्टर मैथ था, समझ लें कि ये उसका आउटकम था कि जी ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब इतना अच्छा हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे. ठीक है. तो ये स्मार्टफोन्स जो हैं बेसिकली उसका आउटकम है. सही. तो फिर 4G आया. 4G में उन्होंने बेसिकली और इन्हांस किया. एवरीथिंग इज़ पैकेट, एवरीथिंग इज़ डेटा. CS का जो पार्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. वॉइस को IP के ऊपर ले गए, जो कि बेसिकली साइमल्टेनियसली डिजिटल कम्युनिकेशन में उस वक्त हो रहा था, लेकिन वायरलेस के ऊपर जो था वो LTE के अंदर आया कि जी वॉइस ओवर LTE. जी. बाय द वे, ये आपको जान के थोड़ी सी हैरत होगी कि जब LTE का स्टैंडर्ड बन रहा था तो दे टोटली फॉरगॉट के दे नीड टू हैव वॉइस ऑल्सो. कैन यू इमेजिन दैट? सो फिर उसके बाद उन्होंने QCIs बेसिकली क्रिएट की क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, और उन QCIs के अंदर QCI 1 को बेसिकली उन्होंने नॉमिनेट किया कि यार ये वॉइस चलाएंगे. और फिर उसके अंदर उन्होंने गेजेटेड बिट रेट. लेकिन हो सकता है शुरू में प्लान ही ना हो उनका कि भाई वॉइस के ऊपर भी जाना है. ये होता है. और ये बेसिकली देखें, ये मैं बेसिकली जो आपसे बात करना चाह रहा था वो यही था कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जी. इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम हुआ है और उस पर पार्टिसिपेशन है. हर आदमी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करवाती है. बेसिकली मतलब यूज़ केसेस रखे जाते हैं कि जी हमारी ये ज़रूरत है, और उस यूज़ केसेस के बेसिस के ऊपर जो टेक्नोलॉजी जो है ना वो डिलीवर करती है उन यूज़ केसेस को. तो इसी तरह 5G जो था वो 2020 के अंदर IMT जो है बेसिकली IMT इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए ITU बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एक IMT 2020 का डॉक्यूमेंट है जो 2020 के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमें ये रिक्वायरमेंट है 5G की, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इतना डेटा रेट चाहिए, हमें इतनी प्रेसिशन चाहिए लोकेशन की, हमें बेसिकली ये सर्विसेज चाहिए. ये बेसिकली स्टैंडर्ड मतलब एक समझ लें कि डॉक्यूमेंट तय हुआ तमाम ममालिक इंडस्ट्री और ममालिक की रिक्वायरमेंट के ऊपर. ठीक है. कि ये हमें चाहिए होगा बाय 2020. उसके ऊपर बेसिकली 5G को क्रिएट किया गया. फिर सारे वेंडर्स आए, उन्होंने कहा जी ये चीज़ जो है ये इतना डेटा रेट जो है हमें 100 या 1000 Mbps जो डेटा रेट है हम इस तरह डिलीवर कर सकते हैं, हम इस फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर कर सकते हैं, हम इतनी स्पेस इतनी बेसिकली डिस्टेंस के ऊपर कर सकते हैं. एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर इट. तो बेसिकली
आम ज़बान के अंदर जो स्लो इंटरनेट और 2 TB आवाज़ वाला 2G या एम्प्स था, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करके उसमें बेहतरी आई, और अब 5G की तरफ जब हम जा रहे हैं तो बहुत ही आम ज़बान में फास्ट इंटरनेट या बहुत तेज़ प्रोसेसिंग की बात समझ लें कि हम जो फाइबर टू द होम का कॉन्सेप्ट था ना, उसको compete करेगा वायरलेस। अच्छा, फिक्स वायरलेस एक्सेस जो है वो मिलीमीटर वेव के ऊपर आपका जो बैंड है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या मैं थोड़ा सा कट ऑफ रहा हूँ PTS से, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वरना आप लोग खुद भी माशाल्लाह से जो लोग यहाँ पे हैं वो देख सकते हैं कि कौन से बैंड्स अवेलेबल हैं। बाय द वे, दिस इज़ वन ऑफ द एरिया विच people who are working or people who want to work in this industry, they should start looking into it. अच्छा नासिर भाई, जो आपने इंडस्ट्री की बात की, एक वक्त था कि IT का बूम आया, हर कोई मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है, वो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और प्राइवेट सब लग गए। फिर IT की इंडस्ट्री रही अपनी जगह, लेकिन एकदम से आया भाई टेलीकॉम है हर जगह। वो जो इलेक्ट्रिकल के थे वो भी टेलीकॉम में, इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो गई, टेलीकॉम की डिसिप्लिन्स आ गया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन वो एक शॉर्ट लिव्ड एक चीज़ थी, उसके बाद क्या हुआ कि अब टेलीकॉम के डिसिप्लिन्स चेंज हो गए, किसी और नाम से आ रहे हैं टेलीकॉम के अंदर। ये तो क्या ये पाकिस्तान का फिनोमेना है कि टेलीकॉम एकदम से आया, प्रेफरेंस बना स्टूडेंट्स की या यूनिवर्सिटीज़ की, और नीचे चला गया, या ये बाहर भी ऐसा ही है कि एक स्पाइक आई और अब हाँ दोबारा उसके ऊपर ही है, या नए लोग अभी वहाँ पे ज़्यादा चीज़? एक चीज़ को ज़रा क्लियर कर लें कि टेलीकॉम के अंदर जो है ना, वो डिग्री मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान और या UK थी जिसके अंदर बैचलर की डिग्री दी जा रही थी। बाकी दुनिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री दे रही थी। तो ये बुनियादी एक इशू है, मतलब ये बज़वर्ड था। अब जैसे अब अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैचलर्स कर ले तो आप मतलब समझ में नहीं आएगी ना बात, मतलब है नहीं करा रही है यूनिवर्सिटी अब तो। AI में हो रहा है भाई फला, मतलब ये देखें, ये टर्शरी एरियाज हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है। दैट डजेंट मीन कि आप अगर इसमें काम कर लेंगे तो आप, ये एक वेव होगी, जैसे आपने खुद कहा कि ये एक वेव थी, आप उस वेव के ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर वो वेव डाउन होगी तो फिर आप लेकिन अभी क्या जो मार्केट बताएं कि मार्केट जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और रहेगी। ठीक है, डिजिटाइजेशन जिस लेवल के ऊपर इस दुनिया में चल रही है वो चलेगी। आज अब आगे की बात करें तो भाई क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बात हो रही है, वो तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट होगा कि जब आप सारी जो है डिजिटल वर्ल्ड से आप निकल के क्वांटम वर्ल्ड में आ जाएंगे, उस पर काम शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वांटम कम्युनिकेशन के अंदर मास्टर्स करें, वो हो जाएगा। बेसिकली आपको फिजिक्स के ऊपर, अप्लाइड फिजिक्स के अंदर काम करना होगा। सही है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग एक एरिया है जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो आपकी वो बेसिक्स को आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। और हम इसके ऊपर बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब ये टेलीकॉम का बूम आया और जब इंडस्ट्री खुली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, हर कोई टेलीकॉम कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ दर्जनों के हिसाब से इंजीनियर्स बल्कि सैकड़ों के हिसाब से निकाल रही हैं। उस वक्त खपत हो गई भाई, कोई RF के अंदर, कोई BSS के अंदर, कोई ड्राइव टेस्टिंग के अंदर, बहुत सारे फील्ड्स खुल गई। एकदम से पता लगा कि नहीं भाई अब तो ऑटोमेशन के ऊपर चीज़ें जा रही हैं, जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ एक से काम चल रहा है, जहाँ 10 लोगों की टीम थी वहाँ पे अकेला टीम लीड रह गया है। बिल्कुल एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी ने उसको श्रिंक कर दिया जो रिक्वायरमेंट को। तो इस वक्त भी क्या इतना चार्म है एक नए स्टूडेंट के लिए कि वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें भी वो करे, उसके बाद वो टेलीकॉम की तरफ आँख भर के भी देखे, या अब ये है कि भाई इट्स ओवर, अब ये जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT और दूसरी चीज़ों के ऊपर जाने का मकान? देखिए, ऑटोमेशन तो हो रही है जी, ऑटोमेशन इज इनएविटेबल, लेकिन मैंने भी आपसे कहा ना, देखिए ओपन रैन का कॉन्सेप्ट है। अब ओपन रैन का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास जो है वो रेडियो किसी और का है, मेरे पास एंटीना किसी और कंपनी का है, मेरा बैकएंड जो है वो किसी और कंपनी का है। अब इनकी इंटरऑपरेबिलिटी इज़ अ टास्क, सही, तो ये मैनेज तो करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, अब जो बेसिकली चीज़ हो रही है वो फ़ायदेमंद है, या आप वो कह लें कि वो ऑनलाइन बेसिस के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। फील्ड के अंदर आप MDT का कॉन्सेप्ट याद है, उस ज़माने में आया था जी, मिनिमाइजेशन ऑफ ड्राइव टेस्ट, वो आप बेसिकली पार्ट है 5G का। आपको जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप CRR या CTR, हम क्या हुआवी में क्या कहते हैं, CTR कहलाती थी ना रिपोर्ट जो होती थी, वो कॉल पता नहीं, मुश्किल CDR करके नाम था। ठीक है, तो वो बेसिकली कलेक्ट हो रही हैं और आपको बेसिकली ड्रॉप्स के बारे में
और आपको कितनी RSRP के ऊपर, कितनी सिग्नल इंटेंसिटी के ऊपर, कितनी सिग्नल क्वालिटी के ऊपर आपको कॉल ड्रॉप हुई उससे पहले और बाद में क्या सिचुएशन थी, कंडीशन क्या थी, RF कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सही है। तो वो आप जाहिर बात है उसको आप कहेंगे कि जी वो ड्राइव टेस्टिंग का पार्ट तो बड़ा मिनिमाइज हो गया, जिसमें मतलब काफ़ी एफर्ट भी लगती थी और मैन पावर भी लगती थी, लेकिन डेटा एनालिसिस तो अपनी जगह पे मौजूद है। सही है ना, डेटा विजुअलाइजेशन अपनी जगह पे मौजूद है, उसके टूल्स मौजूद हैं, लेकिन जाहिर बात समबडी हैज़ टू मेक दैट डिसीजन। सही, इसी तरीके से जो RF प्लानिंग के अंदर था, जी, तो साइट विजिट तो अभी भी आपको करनी पड़ेगी, सर्वे तो आपको करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी, इट इज़ इनएविटेबल। सही है ना, आपको एंटीने का रुख जो है वो एक तरफ करना है, उस डायरेक्शन अजीमुथ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। यू हैव टू सी द लोकेशन। आपके पास जितना भी गूगल का डेटा आ जाए, जितनी भी आपके सैटेलाइट पिक्चर्स आ जाए, एफिशिएंसी आपके पास आ जाए, लेकिन ये आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन नासिर भाई, लोग ना ये पूछना चाहते हैं, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं, अभी आप चले जाएं यूनिवर्सिटी वाले टाइम के ऊपर, यूनिवर्सिटी का 3रा साल है, मैं इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हूँ। जो हमारा टाइम था जब हम इसमें थे, तो हर तरफ इधर टेलीकॉम में जॉब्स, RF के लिए वो मोबाइलिंग के अंदर हम CV डाल रहे हैं और यूफोन के अंदर डाल रहे हैं, हुआवे के अंदर कनेक्ट, सब जगह हम ढूंढ रहे हैं। इस वक्त क्या स्टूडेंट का इन्फ्लुएंस इस तरफ है, या वो कहता है कि नहीं भाई टेलीकॉम इंडस्ट्री तो है ही सैचुरेटेड, और उसको ये पता लगता है भाईजान जहाँ पे 10 की ज़रूरत थी वो पूरे चल रहे हैं, बल्कि उसके अलावा भी हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स का यहाँ पे काम नहीं है। बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे मुझे बताएं कि इस वक्त आपको हो सकता है पाकिस्तान की इनसाइट्स हों ना हो, बता दीजिएगा फ्रेंकली, लेकिन क्या इस वक्त इतना चार्म है, इतनी खपत है, या वो बेरोज़गारी की तरफ ही जाएगा आगे? देखें, मैं अमेरिकी मार्केट का आपको बता सकता हूँ ना, तो वहीं से हम मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर तो बेसिकली पूरी दुनिया ड्राइव जो हो रही है वो वहीं से हो रही है। तो इस वक्त बहरहाल जो हकीकत है वो ये है कि टेक सेक्टर पे बुराई आई हुई है, और ये पिछला ये जो साल गुजरा है, यू नो, इट वाज अ वेरी टफ ईयर फॉर ऑल द टेक जाइंट्स। हाँ, मतलब चाहे वो इंटेल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मतलब सिस्को हो। क्यों? ये एक साइक्लिक फिनोमेना है, ठीक है, इसका मोर फाइनेंसेस से ज़्यादा ताल्लुक है। ठीक है। और अभी भी मेरे ख्याल में, अभी आपको शायद पता हो, अभी सिस्को ने कल परसों ही मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ले ऑफ किया है। इंटेल ने मतलब 16,000 एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ किया है, नोकिया ने अपना रिवैम्प किया है। तो ये एक साइक्लिक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़ाहिर बात है, अब जो लोग इस वक्त आएंगे तो वो एक स्ट्रगल पीरियड से गुजरेंगे। बिल्कुल। और ये चीज़ सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, ये पेट्रोलियम के अंदर भी है। आप देखते हैं भाई, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई हुई है तो सबके मजे लगे हुए हैं, पेट्रोल की प्राइस नीचे गई हुई है तो कोई ड्रिलिंग नहीं कर रहा है। तो हर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, सब में। तो ये तो साइक्लिक है भाई। देखें, आपको शौक है, अगर किसी चीज़ का पैशन है, आप वो चीज़ करें। ठीक है। ये तो देखें, मतलब रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना है ना, वो तो आपको। अब हम देखें ना, हम यहाँ पे पाकिस्तान कराची शहर में पैदा हुए, एक छोटी सी इलाके में हम रहते थे। अब रिस्क अल्लाह ताला ने देना था, तो पता नहीं कहाँ से कॉल आ गई तो हमें जाना पड़ गया। आप भी गए माशाल्लाह से, सऊदी अरब गए, दूसरी जगहों पे गए। तो ये तो इस चीज़ का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कोई आना चाहता है तो मतलब टेलीकॉम एक बहुत अच्छी फील्ड है, इसके अंदर काम हो रहा है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, इसमें इनोवेशन का काम है। आप अपनी मतलब, अब हमें बेसिकली देखें, हर इंडस्ट्री के 2 पोर्शंस होते हैं, एक होता है इनोवेशन पार्ट और एक होता है सर्विसेज पार्ट। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सर्विसेज पार्ट की है कि जी सर्विसेज पार्ट के अंदर क्या होगा। तो मोबाइल, आप सोचें ना, मोबाइल कम्युनिकेशन ने कितना सर्विसेज यहाँ पे क्रिएट की हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट तो हुई हैं ना। हर आदमी के पास आज मोबाइल फ़ोन मौजूद है, स्मार्ट वॉच मौजूद है, दे आर ऑल कनेक्टेड। बिल्कुल। जिसको कुछ ममालिक बड़े दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बड़ा हमारे लिए एक एज ए इंडस्ट्री बहुत बड़ा रिस्क है कि जी ये अगर इसके ऊपर से लोगों का ट्रस्ट हट गया तो हमारे लिए क्या होगा। एनीवे, तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट था ना। आज से 15 साल पहले आप सोच सकते थे कि आपका फ़ोन जो है वो क्या क्या चीज़ें कर रहा होगा। तो ये तो एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी तो चल रहा है। सही। इस वक्त 6G के ऊपर काम हो रहा है, 6G के यूज़ केसेस के ऊपर काम हो रहा है। मैं जैसे आपको अभी मैंने बताया कि IMT 2020 के डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर 5G आया, तो अब IMT 2030 का डॉक्यूमेंट आ गया है, जिसके बेसिस के ऊपर 6G के ऊपर काम हो रहा है, जिसके अंदर ये यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, यूबिक्विटस कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रपोज की गई हैं उन ममालिक की जानिब से जो कि हमारे जैसे हैं। मतलब लेट मी बी वेरी क्लियर, इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है 6G की स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। वो देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, उनके यहाँ रिमोट वर्क है, तो दे वांट 100% रिलायबल कम्युनिकेशन।
दे वांट कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, ये तमाम चीज़ें उन्होंने इंक्लूड करवाई हैं इस IMT 2030 के डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, बिल्कुल, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो ये बात तो मतलब हमें एज अ नेशन भी सोचनी है, हमारे नौजवानों को सोचनी है, हम बाय 2070 हम तीसरी बड़ी आबादी होंगे, बिल्कुल, और हम क्या सारे के सारे माइग्रेट कर जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे लोकल अपनी जो पॉपुलेशन है उसको लोकल इंडस्ट्री में भी खपत करवानी होगी, और हमें बेसिकली रिमोट इंडस्ट्री में भी खपत करानी होगी। हमारे डॉक्टर्स रिमोटली काम करेंगे, तो ये चीज़ तो हमें एज अ नेशन, पाकिस्तानियों को एज अ नेशन ये फिगर आउट करनी है, और इसका एम्फेसिस करवाना है कि जी हमें जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड आएगा 6G का, अगर हम 5G के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6G नहीं आएगा, या 6G की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, या अभी आप जैसे कह रहे हैं कि जी 5G भी नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है कि 5G नहीं, 5G को आना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है, इट्स इनएविटेबल। उसका बिजनेस केस नहीं बन रहा क्योंकि आपके यहाँ ARPU जिसको कहलाते हैं ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, वो कम है, तो उसकी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आपकी मैशियत बेहतर होती है, आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, तो फ़ौरन यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ से मतलब आप जो लोग नए लोग आ रहे हैं, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो लोग नए लोग आ रहे हैं उनको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके अंदर इंस्टिंक्ट है कि आप कम्युनिकेशन के अंदर, डिजिटल कम्युनिकेशन में काम करना चाहते हैं, तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, आप पढ़ सकते हैं। आप ज़रूरत है इस वक्त वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर, कटिंग एज एरियाज़ में रिसर्च हो रही है, लोग नहीं मिलते आपको कि आप जिससे जो है वो कोई रिसर्च करवा सकें। हमारे पास इस वक्त, मैं तो नहीं जानता कि क्या रिपोर्ट कोई है किसी ने क्रिएट की है जो कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, मैं अभी देख रहा था PTA ने भी बाकायदा स्पेक्ट्रम के लिए कंपनी को बेसिकली रिक्वेस्ट किया है बिड के लिए कि जी आप बताइए कि हम अपने स्पेक्ट्रम्स को कैसे मैनेज करें। तो ये ज़रूरियात हैं आपकी, ये एज अ नेशन जहाँ पे 26 करोड़ और 24 करोड़ की आबादी के लिए ये ज़रूरियात हैं। वायरलेस लोकल लूप आपको याद है एक ज़माने में था, WLL, वो कहाँ से आया था? वो इंडिया से आया था। वो इंडिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने वायरलेस लोकल लूप का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि जी 3G को हम यूज़ करें एज अ लास्ट माइल। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाइबर टू द होम की मैंने भी आपसे बात की थी कि जी फाइबर हर जगह फाइबर पहुंच जाए, आइडियल तो ये है। लेकिन फिक्स वायरलेस एक्सेस जो है ये यूज़ केस है 5G का, जिसमें आपको ज़रूरत नहीं है फाइबर की। आपके पास जो बैंड है मिलीमीटर वेव का, वो इसकी इतनी कैपेसिटी है कि आप जो है फाइबर के इक्विवेलेंट जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंड यू डोंट नीड टू बी लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम यूटिलाइज होना ये तो पॉजिटिव है हमारे जैसे ममालिक के लिए। एग्जैक्टली कि भाईजान इतनी फाइबर की चक्कर नहीं है, बल्कि आप कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव है। आप वायरलेस पे क्यों जाते हैं? आपको मोबिलिटी मिल रही है, आपको ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट मिल रही है, आपको यूटिलाइजेशन मिल रही है फॉर एयर, यूजिंग थिन एयर, यू नो, और नॉट थिन एयर, यू आर यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज। बिल्कुल सही है। तो ये तो एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना, जब भी तो दुनिया वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर गई है। और अगर वायर्ड वाला ही उसको पूरा रिजल्ट उसमें मिल रहा है, वायरलेस में, तो क्यों प्रेफर किया जाएगा वायर्ड को? क्योंकि यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट है ना हमारा, और अभी तक भी ऐसे ही जो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं कि वायर्ड कम्युनिकेशन इज़ फास्टर, वायरलेस इज़ नॉट। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि 6G और 5G के अंदर 5G पाकिस्तान में आने का टाइमलाइन क्या आपकी नज़र में, जहन में क्या लगता है आपको क्या होगा? देखिए मेरे हिसाब से अगर आपकी इकोनॉमी में थोड़ा सा भी इंजेक्ट होता है ना पैसा, तो 5G विल बी इनएविटेबल। आपको ज़रूरत होगी 5G, क्योंकि आपकी एक बड़ा साइजेबल नौजवानों का तबका जो है वो रिमोट सर्विसेज से बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल फ्रीलांसिंग हो रही है। फिर आपकी यहाँ पे डिजिटल डिपेंडेंस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। फूड पांडा देखें, फूड डिलीवरी का देखें, हाँ। सही है ना, बाइकिया देखें, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये वो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन है ना, ये नई एप्लीकेशंस जनरेट हो रही हैं। बिल्कुल। तो अब आप इसको और थोड़ा सा लेवल पे लेके चले जाएं, आप रिमोट हेल्थ केयर के ऊपर आ जाएं, रिमोट सर्जरी के ऊपर आ जाएं, तो ये कॉन्सेप्ट तो 5G के अंदर है ना, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। ये बेसिकली क्या कहता है कि जी आप पाकिस्तान में डॉक्टर बैठा हुआ है और वो अमेरिका में जो है वो ऑपरेशन करे, ओपन हार्ट सर्जरी करे, ये हम मतलब 5G का ये इम्प्लीमेंटेशन है, वन ऑफ द यूज केस, मतलब ये। और इसी तरह 6G के अंदर इसके अंदर और उसको इन्हेंस किया गया। उसकी वजह क्या है कि जी क्योंकि सारे तो डॉक्टर उठ के नहीं जा सकते ना भाई बाहर, बिल्कुल
कॉस्ट इफेक्टिव आपने करना है ना, लोगों को एक्सेसिबिलिटी देनी है, तो आप उसके अंदर 100% रिलायबिलिटी के साथ कम्युनिकेशन करें। इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन जो है EMBBC, उसमें क्या है कि आप पता नहीं 1 स्क्वायर माइल के अंदर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करें। आपको याद है कि जब 3G पे हम या 2G पे करते थे जी, वो 8 के अलावा 16वां बंदा आता था, 8वां टाइम स्लॉट पर वो हाफ में कन्वर्ट होता था, 16 हो जाते थे, सही है ना। तो आप डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे चले जाते थे आप, तो वो एक लिमिट होती थी ना, फिर उसके बाद चोक होने लगता था, 5 बजे का कॉल ड्रॉप होना शुरू हो जाती थी, बिल्कुल 9 बजे कॉल ड्रॉप्स होना शुरू हो जाती थी। तो अब जो बात हो रही है वो जी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस की बात हो रही है। फिर बैटरी लाइफ की बात हो रही है कि जी IoT के अंदर जो आप बात करेंगे, वो जो डिवाइसेस होंगी वो 15-15 साल की बैटरी लाइफ के साथ होंगी। तो इतनी मैसिव लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है। 6G के अंदर जॉइंट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि आप उस एनवायरनमेंट को सेंस भी करेंगे, मतलब एज अ रेडार भी यूज़ हो रहा होगा और कम्युनिकेशन भी हो रही होगी। और जो ऑटोनॉमस ड्राइविंग की बात हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली उस रोड मैप के ऊपर काम करने वाली हैं जो कि 5G है। इसी तरह 6G के अंदर जो एप्लीकेशंस आएंगी वो उस पहले 6G का रोड मैप जो बेसिकली आप समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उसके ऊपर एप्लीकेशंस आना शुरू होंगी। तो हम लोगों का मसला ये कि हम कंज्यूमर लेवल के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं चीज़ों के, ज़्यादा उसी तरह सोचते हैं कि जी अब जो है, मतलब आप सोचें ना कि अगर आपका ये बुटीक्स का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए, आप होलोग्राफिक इमेज लें और उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं जुनेद जमशेद के कुर्तों को आप ट्राई कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये आपके लिए ईज़ ऑफ एक्सेस है कि नहीं है। आप डिज़ाइनर जो ख़वातीन जो है ना हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो दुल्हन के लिए सूट्स ले रही हैं, तो वो होलोग्राफिक इमेज के ऊपर वो सूट्स ट्राई कर रही हूँ। ये वन ऑफ द यूज़ केस है, सही। इसके अलावा मेडिसिन का मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन जी ठीक है। एजुकेशन इज़ समथिंग विच इज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुई इन कोविड टाइम जी, जब आप ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर वर्चुअल क्लासरूम, पहले नहीं था, पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था, पहले नहीं था, ज़रूरत आई। अब आप देखें कि लोग जो है वो पूरी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं उसके ऊपर, स्कूल्स चल रहे हैं, बल्कि अब तो उल्टा हो रहा है अमेरिका में, तो ये है कि वो पुश कर रहे हैं कि भाई ऑफिसेज आओ, पूरा काम ऑनलाइन चल रहा था। डिपेंडेंसी तो कम्युनिकेशन के ऊपर तो डिपेंडेंसी है, मौजूद है ना आपकी, और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी मज़ीद। अब जब ऑटोमेशन की बात हो रही है जी, ऑटोनोमस कार्स की बात हो रही है, तो आप सोचें ना कि कितनी रिलायबिलिटी आपको चाहिए कि गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ही ऑटोनॉमस वे में काम कर रही हो, मूव कर रही हो। तो ये हो रहा है, टैक्सियाँ चल रही हैं, ऑटोनॉमस टैक्सीज चल रही हैं, वो ड्राइवर मतलब उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो पाकिस्तान में कैसे चलेंगी? मुश्किल, बिल्कुल चलेंगी भाई, क्यों नहीं चलेंगी। मतलब आप हर वक्त इस तरह क्यों सोच रहे हैं? देखिए हम एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट हैं, सही है। आपसे मैंने बात हुई है, ऑफलाइन भी बात हुई है, BYD आ रही है यहाँ पे। अब मैं और आप हम यही बैठे सोच रहे हैं BYD क्यों आ रही है। अब आपको कोई बताए, किसी को बताए कि भाई BYD है क्या चीज़। BYD is one of the best electronic cars developed in China, and मतलब nobody has to tell you कि भाई वो क्या चीज़ है। It is basically competitive to Tesla. टेस्ला ने मतलब 2 दफ़ा धोखा दिया इंडिया के अंदर कि जी हम जाएंगे, और वो नहीं गए। BYD आपके यहाँ लॉन्च हो रही है, ऐड लगे हुए। अब आप कहेंगे जी ये तो 2 करोड़ की गाड़ी है, क्या होगा। आ रही है ना मार्केट में। तो देखें वो बाकी, मैं अगेन मेरा काम पॉलिटिक्स पे मैंने पहले भी बात की थी, नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाहते हैं ना चाहते हुए, आप एक बहुत बड़ी मार्केट हैं, और आप बहुत बड़ी मार्केट रहेंगे 2100 तक, सही। तो अब ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ की यूजेज के लिए इंसानों की ज़रूरत है, तो आप कंज्यूमर साइड पे तो रहेंगे। अब ये हमारी या हम एज अ नेशन जो है वो चॉइस है कि हम इसके अंदर अपने आप को कैसे असर्ट करते हैं, हम इस रिक्वायरमेंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड चाहिए, हमें चाहिए कि जी यूबिक्विटस कनेक्टिविटी हर जगह पे मौजूद हो, हमें ये चाहिए कि जो है वो जब कम्युनिकेशन हो तो सेंसिंग ना हो, या सेंसिंग हो तो कम्युनिकेशन ना हो। हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना होगा, हमें बोलना होगा वी आस्क फॉर इट, यू विल गेट थिंग्स। हमें इनोवेट करना होगा उसके लिए, हमें प्रपोजल देने होंगे, हमें एज ए नेशन देना होगा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा 2 करोड़ बच्चा जो है इस वक्त जो है स्कूल से बाहर है,
तो हमें ऐसी कम्युनिकेशन चाहिए कि जिससे हम उस बच्चे को या तो स्कूल के अंदर ले आएं या वो जहाँ पे भी हो वो पढ़ सके, ताकि हमारी अगली नस्ल जो है वो मैच्योर हो, हमारी एजुकेटेड हो। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, हमारे यहाँ एनर्जी की स्कैर्सिटी है, लोग रिमोटली अगर रहते हैं तो उनके लिए हम कैसे मतलब किस तरह हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि हम अर्बनाइजेशन को मिनिमाइज। हमारे यहाँ 67% अर्बनाइजेशन हो रही है। अब आप सोचें ना, हमारे शहर इस काबिल तो नहीं है ना कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अपने अंदर समा सकें। वो एक अलग एक इशू हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें कम्युनल इशू आ जाएगा, उसमें रिसोर्सेज का इशू आ जाएगा, ये तो सारे उसके अंडे बच्चे हैं ना। तो उसको हमें बेसिकली किसी को बैठ के एज अ नेशन, हमारे यहाँ तालीमी इदारे हो गए, मिनिस्ट्रीज़ हो गई, या जो लोग इस चीज़ को समझते हैं या समझते हैं कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर उनकी जनरेशन ने रहना है, ये डिसाइड करना होगा कि भाई हमने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि जहाँ पे अर्बनाइजेशन को हम मिनिमाइज़ करें, गाँव गोठों रिमोट एरियाज में हम सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि लोगों की मूवमेंट कम से कम हो, उनको डेवलप करें या कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या उस कनेक्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दें। मतलब ये नहीं आप रोड नहीं दे सकते, बिल्कुल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें ताकि वो बैठ के वहाँ पे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ ले, उसको कोई मेडिकल के इशू है तो वो कर ले। सही है, मतलब अगर कोई आदमी वाई पांडे के अंदर है मिसाल के तौर पे, गोरा खिल के ऊपर है, उसमें वो बकरियां चलाता है, उसको मैं खुद मिला हूँ ऐसे लोगों से, उसने कहा मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी शहर आने की, लेकिन मजबूरी है भाई, अगर हेल्थ का इशू आ गया तो वो आएगा। सही है, उसको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो वो आएगा। अगर आप उसको वही सर्विसेज वहाँ घर पे उसके वहीं पे उस सहरा में या उस पहाड़ के ऊपर देते हैं, ही इज़ हैप्पी विद हिज लाइफ, उसको क्या ज़रूरत है आने की। सही। फिर अब जब इतने बड़े शहर हो जाते हैं तो वो अनमैनेजेबल भी हो जाते हैं। फिर जब शहर बड़े हो जाएंगे उसका भी सोल्यूशन भाई टेक्नोलॉजी के अंदर स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है कि आप सिटीज़ को स्मार्ट करें, उसमें क्राइम को कंट्रोल करें, ट्रैफिक को कंट्रोल करें, ट्रैफिक को ऑटोमेट करें। तो ये तो सारे चैलेंजेस भाई, दुनिया में आप एक कोई वाहिद नहीं है जिसके पास पैसे कम है और आबादी ज़्यादा है, जो पीछे है, अंडर डेवलप्ड। और भी दुनिया में ममालिक हैं और उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और एफिशिएंटली इस्तेमाल किया। अच्छा, इस वक्त हम ऐसा लगता है इसी बात से कि हम रेस में बहुत पीछे है ना, कि भाई हमारे पास ये मसला एक डिस्कशन है। मिसाल के तौर पे जब कंप्यूटर्स आए तो हमारे पास लेट टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उसके बावजूद जब कंप्यूटर्स आए तो पूरी दुनिया एक लेवल प्लेइंग फील्ड उसको मिली कि हाँ जी, जिसने प्रोग्रेस करनी है करे, बाकी लोग आगे निकल गए। इसी तरह बाकी टेलीकॉम के अंदर भी हुआ। अब जो आप 5G और 6G की बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल में अब टाइम ड्यूरेशन कम हो गया कि एक पहले एक चीज़ आती थी, हमें लगता था पाकिस्तान के अंदर ये भाई 10 साल बाद आएगी, अब ऐसा नहीं होता। अब वहाँ पे आई तो आपके 1-2 साल बाद आपके पास यहाँ पर भी शुरू हो जाती थी। तो 1-2 साल इज़ नॉट अ वेरी बिग टाइम कि बहुत बड़ा गैप हो। तो क्या इस वक्त लगता, जो मुझे ये आप इसको करेक्ट करें, कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी लेवल पाकिस्तान के पास बहुत बढ़ गया है, हमारे जैसी नेशंस के पास, कि भाई अगर बाहर 6G की डिस्कशन शुरू हो गई है, 5G डिप्लॉय हो गया है, तो हमारे पास 4G है। ऐसा नहीं है कि हम 2G के ऊपर बैठे हैं और अभी हमने 3G स्किप करके 4G पे जाना है, जो और ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, देखिए अगर बहुत सारे ममालिक हैं जो कि 2G उन्होंने 3G को अडेप्ट नहीं किया, बहुत सारी कंपनीज थी बिल्कुल जिन्होंने 3G को स्किप किया और वो डायरेक्ट 4G पे बने। ऐसा ही है। तो हम भी ऐसा नेशन ही कर सकते हैं, सही, इतनी बड़ी बात नहीं तो तैयारी पकड़े 5G की। भाई बात तैयारी की नहीं है, बात ये है कि आपको ये अपने मसाइल के ऊपर रोना एक अलग चीज़ है और मसाइल का हल तलाश करना अलग चीज़ है। तो आपके मसाइल हैं, इस तरह दुनिया में और भी कोई 165 ममालिक हैं, उनके डिफरेंट मसाइल हैं। उन्होंने उन मसाइल का हल टेक्नोलॉजी में तलाश किया है और उससे दूसरे मसाइल जनरेट हुए हैं। दैट्स द साइकिल। सही। लेकिन अगर आप एक ही मसाइल को लिए हुए बैठे रहेंगे तो मतलब ये आपकी मर्जी है, दिस इज योर चॉइस। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है, चाहते या ना चाहते हुए आप एक इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट बनते चले जा रहे हैं, तो लोग चाहते ना चाहते हुए आपकी तरफ आएंगे, आपको कभी किसी टेक्नोलॉजी का टेस्ट बेड बनाएंगे। जैसे अगर आपको याद हो WiMAX हुआ करती थी, तो WiMAX पाकिस्तान वॉज अ टेक्नोलॉजी टेस्ट बेड वॉज फॉर WiMAX। किसी और दुनिया में कहीं पे भी WiMAX इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ऑब्सोलेट भी हो गया, वो उसको टेक ओवर कर लिया था, 3G आ गई थी, 3G डोमिनेट कर, वो मोटरोला ने एक अपनी वो की थी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस तरह भी होता है। लेकिन बात यह है कि यू शुड बी रेडी, यू शुड बी हर नया दिन जो है वो एक नई सुबह होती है और
एक नए दिन का आगाज़ होता है। देखिए ना, आपसे डिस्कशन के वक्त तो बड़ी उम्मीद अफजा बात और बड़े बेहतरीन, लेकिन ऐसे लोग पाकिस्तान की इंडस्ट्री में क्या आपको और भी मिलते हैं कि यार जो यहाँ पर हैं या मिनिस्ट्रीज़ में या ऐसे हायर अप्स के अंदर कि जिनका विजन इतना ब्रॉड हो कि नहीं भाई हमने कुछ करना है? आपको क्या उम्मीद जागती भी कहीं से मिली या होती है, या इसमें अभी आपको ज़रा थोड़ी सी है कि आपकी उससे नहीं, इंटरेक्शन में नहीं आए ऐसे लोग? देखें, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस हवाले से, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपसे कि जो जिस तरह टेक्नोलॉजी का लाइफ साइकिल है ना, इसी तरह ह्यूमन लाइफ साइकिल भी है। तो जो लोग थे पिक्चर में आज से 15 साल पहले जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते थे, वो अब कहाँ हैं हमें पता भी नहीं है। तो नए लोग आ गए। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो रहेगी ना भाई। हमने मसला ये है कि हमारे यहाँ 50% है या 60% है जो कि अंडर 25 है पॉपुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी सरकारी इदारे में भी देखूँ तो इट्स इनएविटेबल कि वो आदमी मतलब विद इन 2-3 ईयर्स जो थे कैरेक्टर्स वो रिटायर हो जाएंगे जी। अब एक नई पौध आ रही है। तो ये तो चलता रहेगा मामला ना भाई। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, जो बुनियादी मसला है, मसला या कह लें या खुशखबरी है, वो ये कि भाई आप तीसरी बड़ी आबादी बढ़ने जा रहे हैं। इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है भाई, ऐसा ही है। इसमें इंडोनेशिया भी शामिल नहीं है। चाइना पाकिस्तान, इंडिया चाइना पाकिस्तान, ये सीक्वेंस हो जाएगा जो प्रेडिक्टिव है, इंडिया चाइना पाकिस्तान। तो अब आपको ये सोचना है कि भाई इतनी बड़ी आबादी का आप क्या करेंगे। आप या तो यही है कि भाई आप लोगों से जो है वो गाड़ियाँ साफ करवा लें, सही है ना। घर में आप जो है उनसे बोलें जी कि 1 या 4 नौकर लग जाएं। ये अब आपकी चॉइस है ना। देखिए, ये तो लोगों की चॉइस है ना। ये हर इंडिविजुअल की भी चॉइस होती है अपनी लाइफ के अंदर कि भाई वो कौन से कपड़े पहनना चाहता है। इसी तरह एज अ नेशन भी हमारी चॉइस है, खानदान की भी चॉइस होती है कि भाई वो कैसे रहना चाहते हैं। एज अ कम्युनिटी की चॉइस होती है कि यार क्या चीज़ करनी चाहिए। इसी तरह एज अ नेशन चॉइस होती है कि यार हमने क्या करना है। अब इसके अंदर नथिंग इज राइट और नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज अ फेलियर, नथिंग इज मतलब ये एक पर्सनल चॉइसेस हैं। अब भाई इंडिया जैसी पॉपुलेशन है, हम उससे compete करना चाहते हैं। उन्होंने कितना कुछ किया है। मैं आपको बताता रहा हूँ, वो 6G के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके 6G के ऊपर प्रपोजल्स हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, आप इसमें डालें। वो जाके ITU में बात कर रहे हैं और हम क्या करते हैं। अब ये तो आप उनसे पूछे जो कर रहे हैं वाले। हमारी कोई मूवमेंट आपको नजर आती है? आपको विजिबिलिटी नजर नहीं आई। सॉरी टू से, मैं अगेन आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं है। जैसे ना आप रिसर्च करते हैं, आपको पता लगता है हाँ भाई इंडिया ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, तो पाकिस्तान का ही नजर आता है कुछ करता? अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया। सही, सॉरी टू से। अच्छा, ये आप इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन की एज अ पॉलिसी तो हमने अभी थोड़ी सी एक साइड से होकर गुजर गए, लेकिन आपने एक अरसे से काम किया है, मिडल ईस्ट में भी किया है, US में भी किया है, साउथ अफ्रीका में भी, फला डिमाका हर जगह बहुत घूम फिर लिया आप माशाल्लाह। तो आपको क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स के अंदर कोई फ़र्क लगता है कि हमारे इंजीनियर्स लैग करते हैं या इंडिया के इंजीनियर्स लैग करते हैं, या ये एक डिस्कशन ये यूज़लेस है, केस टू केस वेरी करती है? असद भाई, याद है आपको जब आप लोग ग्रेजुएट हुए थे, आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारी तादाद निकल के आ गई इंजीनियर्स की टेलीकॉम के अंदर। तो उसी वक्त बेसिकली इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया में हमारे यहाँ 4 यूनिवर्सिटी खुली थी, इंडिया में 400 यूनिवर्सिटीज़ खुली थी। तो ये तो आपके यहाँ से 100 इंजीनियर निकले थे, तो वहाँ पे 4000 इंजीनियर निकला था। तो अगेन मतलब कोई हम बेसिकली क्योंकि एक ही जैसे उसके लोग हैं, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सीखें ना भाई, अच्छी चीज़ तो आप किसी से भी सीखें। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने 1000-5000 बंदा वर्कफोर्स निकाली। जो एज थी उनके पास ये थी कि उनका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो इंग्लिश था। ठीक है। उन्होंने उसके बेसिस के ऊपर पूरा सर्विसेज सेक्टर खड़ा कर दिया। सही है, सही है। अब दुनिया भर में कहीं पे भी काम हो रहा है ना, तो कंपैरिजन हो रहा है जी, मैक्सिको में काम कराया जाए, चाइना में काम कराया जाए, इंडिया में काम कराया जाए। उन्होंने कहा यार इंडिया में जो जाहिर बात है यूरोपियन मार्केट्स हो गई या अमेरिकन मार्केट्स हो गई, उन्होंने कहा यार इधर इनको इंग्लिश आती है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वहाँ हम 1 बंदा रखेंगे, यहाँ हम 4 बंदे रखेंगे, वो पूरा काम उठ के आ जाएगा। आप भी अगर हैं भाई, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपने अगर कॉस्ट इफेक्टिव काम करवाना है तो आप क्या करेंगे? तो इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है ना, इसमें तो सिंपल भाई ये एक समझ लें कि आपकी कॉस्टिंग की बात हो रही है कि भाई मैं कहाँ से अच्छा सस्ता काम करा सकता हूँ। सही है। अब पाकिस्तान महंगा तो नहीं है ना, लेकिन महंगा नहीं है, लेकिन क्वांटिटी भी नहीं है ना। ओके, मसला ये हुआ है।
फिर उसके बाद रोना गाना है। मतलब कौन से मसाइल हैं जो कि इंडिया में नहीं है, जो पाकिस्तान में नहीं है? एक ही जैसे लोग हैं, मतलब एक ही जैसे मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि भी एक आपने मतलब इंडस्ट्री रुक जाए। इंडस्ट्री चल रही है, आउटसोर्सिंग चल रही है, दुनिया भर की इंडस्ट्री वहाँ आउटसोर्स हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, खुशी हो रही है भाई, हमें भी खुशी होती है, हम काम कराते, हमने काम कराया, मैं अमेरिका में रहते हुए काम कराया। अच्छा क्वालिटी ख़राब है अच्छी है वो तो बात की बात आएगी ना भाई, पहले तो कॉस्टिंग में नहीं बैठ रही चीज़। आप बहुत ज़बरदस्त इंजीनियर लेकर आ जाएं, सही है ना, वो कॉस्टिंग में नहीं बैठे तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, बात ही ख़त्म हो गई। अब तो आप जब किसी भी इंडस्ट्री में बात करते हैं तो सबसे पहले तो भाई यही होता है ना, मैं ये काम है भाई ये कितने में होगा। अब ये काम यहाँ पे हो रहा है 100 रुपये में, वहाँ वो 10 रुपये में करके दे रहा है। तो अब एफिशिएंसी तो बात की बात है ना कि अच्छा कौन था बुरा कौन था। एक ये भी तो मसला है ना, मिसाल के तौर पर रिमोट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी आया हुआ, भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब पाकिस्तान से करा रही है, मिडिल ईस्ट के और इसके उसके सारे सेंटर्स बने हुए। देर है ना, बहुत देर हुई है। हाँ, लेकिन एक मैं कह रहा हूँ उसको शुरू करने के बाद भी, मिसाल के तौर पे अभी हमारे प्रॉब्लम्स ये वाले है कि जी इंटरनेट ब्लॉक हो रहा है, इंटरनेट स्लो हो रहा है, वो जो सबमरीन जो वो मछली जो है वो हमारी बस केबल काट के जा रही है और वो इंटरनेट एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है। क्या ये इंडिया के अंदर भी होता है या ये मसले हमारे ही सही होता है? मतलब वहाँ पे भी इंटरनेट आउटेजेस और ये सारी चीज़ों की वजह से होता है, बिजली की आउटेजेस होती हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि यहाँ पे तो हमें लगता है ना कि नहीं यार हम बहुत भाई आपके यहाँ मसला ये है कि शोर बहुत होता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी हो रही हैं। अच्छा हाँ, और भाई देखिए जब इतनी बड़ी मालिक होते हैं वहाँ ये मसले हर जगह हैं, कुछ ना कुछ तरीके से हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वही एग्जैक्टली मसले हैं जो यहाँ पे, लेकिन किसी और नौयत के हैं। मतलब ज़ाहिर बात है पावर एनर्जी सेक्टर की एफिशिएंसी इन ममालिक में ठीक नहीं है। मतलब ये तो एक फंडामेंटल हकीकत है ना, मैं इससे डिनाई तो नहीं कर सकता। तो ये है इशू। ये भी एक अलग टॉपिक है, इंडिया में क्यों है अब तक, वो तो बड़ा लगता है शाइनिंग इंडिया। और अगेन वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मतलब हमें तो समझ आता है ना कि हम हैविंग सेड दैट, लेकिन उसके बावजूद भी द गुड पार्ट और द बैड पार्ट इज दैट द इंडस्ट्री इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। कंटिन्यूटी जैसे कहते हैं पॉलिसीज हैं, इट्स अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं हो रही है। हमारे अभी मेरी दोस्त से बात हो रही थी, वो पाशा के अंदर है, वो बता रहा था कि जी पता नहीं अब कितनी हो जाएगी इकोनॉमी, हो जाएगी। फिर उसके बाद हर बात पे रोना गाना कि जी इंटरनेट स्लो हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे वो हो गया, शोर मचाना। मतलब सही है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, लेकिन देयर आर सम गुड वेज टू मिटिगेट दीज इश्यूज, सही, रादर देन मेकिंग नॉइज एंड स्प्रेडिंग और स्प्यूइंग होपलेसनेस। तो और अगेन भाई आप जिसको होपलेस होना है वो होता रहे, बात यह है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है नहीं है, बहबूद आबादी सही काम नहीं कर रही, वो करे ना करे। ये डेटा मैं नहीं कह रहा भाई, ये यूनाइटेड नेशंस का डेटा कह रहा है, स्टैटिस्टिका का डेटा कह रहा है, ये तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बोल रहा है। सही। तो मेरे ख्याल में 4 बिलियन अगर 4 करोड़ होपलेस होंगे तो 6 करोड़ होपफुल भी आ जाएंगे उसमें। सही। तो इतना बड़ा जब सैंपल होगा तो ये तो वो एक था ना, बहबूदाबादी वाले एक गांव में गए, वो लोगों को जमा कर रहे थे, लाउड स्पीकर पे ऐलान कर रहे थे। तो उन्होंने लोगों को जमा किया, सारे जमा हो गए गांव वाले। तो उन्होंने कहा हजरात आपको पता है पाकिस्तान में हर 1 घंटे में एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। लोग बड़े यार ये, तो कह रहे हैं पाकिस्तान में हर 1 घंटे पे एक औरत एक बच्चे को जन्म लेती है, बताइए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक बंदा बड़ा कह रहा है हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। अच्छा ये भी एक वो रहा, काफ़ी लोगों से मिला यहाँ की अशराफिया जो एलीट्स हैं, कि भाई ये हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और हम कैसे मैनेज करें, किस तरह। भाई आप कि ये कमज़ोरी नहीं है, स्ट्रेंथ है। दिस इज़ वन ऑफ योर स्ट्रेंथ। द ओनली इशू इज़ दैट हाउ यू बेसिकली हार्नेस दिस एनर्जी। तो उसके लिए प्लान करें ना, वो ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। शायद इस वजह से मतलब वो ज़्यादा आसान काम है, सॉरी टू से, कि भाई आपके पास आपको नज़र आ रहा है भाई आपके यहाँ इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो भाई आप स्कूल बनाएं ना यार, प्राइमरी स्कूल क्रिएट करें, ऑनलाइन स्कूलिंग क्रिएट करें। आपके यहाँ मतलब कोई ये चीज़ भी तो नज़र आए ना, एक्टिविटी भाई ये भी तो हो ना, आपकी रिक्वायरमेंट तो पता चले ना। आप होपलेसनेस फैलाए चले आ रहे जी ये हो गया, अरे देखो सड़क को टूटी हुई, ज़रूरत ही नहीं है सड़क की।
अच्छा, ये सारी डिस्कशन ये जितनी हो गई एडवांसमेंट और नेटवर्क और हर जगह पहुंचना, रिमोट एरियाज़, ये वो, इसको लिया जाता है एक पर्सपेक्टिव ये है कि यार ये हम और जिसे कहते हैं ना जकड़बंदियों में आ रहे हैं, कुछ जिसे कहते हैं ताकतों के हाथ में। अच्छा, उसका एक छोटा सा एपिसोड अभी पेजर्स वाला एपिसोड हुआ लबनान के अंदर, तो एकदम से एक हलचल मच गई और आपने भी यही कहा कि अगर ऐसी खबर ज़्यादा हो जाती है, मतलब हो जाता है, तो टेलीकॉम पूरी इंडस्ट्री एट जिसे कहते हैं थ्रेट है कि लोग उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन उठाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क को हैक करके इस तरह का काम किया जाए जो अभी पेजर्स के साथ हुआ? नहीं पॉसिबल, तो जब आप इस लेवल पे डिजिटाइजेशन करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। तो अब अगेन ये एक प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन क्या है? सिक्योरिटी। तो वही वाली बात है ना, साइबर ये वाला सिक्योरिटी करके साइबर सिक्योरिटी के नाम पे अब दोबारा एक पूरा मंजन बेचा जाएगा और उसको भाई मंजन नहीं ना, देखें एवरी एवोल्यूशन हैज़, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ एवोल्यूशन या उसका सोल्यूशन, एंड देन दैट सोल्यूशन हैज़ अदर प्रॉब्लम्स। सो भाई ये तो जिंदगी इसी चीज़ का नाम है ना, मतलब पोशीदा करार में अजल है, जहाँ आप रुक गए तो मतलब कहानी ख़त्म। सही। तो ये तो दुनिया का एवोल्यूशन है भाई। अब चाइना में जिस लेवल का सर्विलेंस है आप सोच नहीं सकते। उनके यहाँ तो आपके उसके साथ कार्ड के साथ आपकी आइडेंटिटी और सब कुछ वो है, आप जाके ट्रेन का टिकट नहीं ले सकते अगर आपका वो जो इनका इंटरनल एक बेसिकली सोशल वो है, चार्ट है, नंबरिंग है, उनकी कैटेगराइजेशन है। तो आप अगर वहाँ के चाइनीज़ हैं तो अगर आपका उससे वो कम है तो आप ट्रेन का टिकट नहीं ले सकते, आप अपने इलाके से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये चीज़ें हैं और इसके ऊपर ऑपोजिशन भी है। इसमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन है, हम इसमें, आपको याद होगा शुरू में 5G के ऊपर बड़ा वो आया था कि जी ये में हेल्थ का इशू है, वो है, हम समझाते रहते हैं कि भाई इसका कोई हेल्थ से ताल्लुक नहीं है, माइक्रोवेव मिलीमीटर वेव है, जो घर में माइक्रोवेव चल रहा है तो मिलीमीटर। शुरू में ये तो यहाँ पर भी हुई थी ना कि भाई ये टावर्स के नीचे जो है मसला हो रहा है। तो ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन मसला वही है कि अब नेसेसिटी इतनी ज़्यादा है और आपका फोकस जो है वो इतना ज़्यादा और चीज़ों पर, जाहिर बात है जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, आपकी लाइफस्टाइल इवॉल्व करता है, तो फिर आपकी सोच डिफरेंट तरीके से। लेकिन बस वही वाली बात है ना कि एकदम से आपको लगता है जैसे कट ऑफ होता है ना, तो ऐसा लगता है सांस बंद हो गई। क्या इंटरनेट आपका बंद हुआ, आपका मोबाइल, तो आपका बैंकिंग ना, कि आप समझ रहे हैं कि आप बड़े बैकवर्ड हैं और आपका जब इंटरनेट बंद हुआ तो सब कैसे चिल्लाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपकी डिजिटल डिपेंडेंसी बढ़ रही है। हाँ ना, आप उस पर नहीं चिल्लाए कि पानी और वो नहीं मिल रहा, उस पर चिल्लाए कि आपका बैंक नहीं नजर आ रहा, आपका वो जैसे कहते हैं सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा, आपका इन ड्राइव नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इतनी सारी, और ये आगे जकड़बंदियाँ और होने वाली हैं भाई। फिर वही बात, आप इसको जकड़बंदी क्यों कह रहे हैं? अच्छा। आप इसको ईज ऑफ एक्सेस बोल लें ना। अब एक पर्सपेक्टिव हमने पूरा डिस्कस कर लिया ना कि भाई ये सारा इंसानियत के भले के लिए हो रहा है भाई। देखें दूसरी तरफ, लेकिन इंसानियत की एक सर्वेलेंस भी हो रही है और ये सारी चीज़ भी हो रही है। वो सर्वेलेंस तो यूँ हो रही है कि कुछ चीज़ें तो रिक्वायरमेंट है जी, सही ना। 5G की रिक्वायरमेंट है कि वो उसको आपको 10 मीटर या फिर खैर मुझे सही तरह से याद नहीं है, 5 to 10 मीटर की एक्यूरेसी आपको चाहिए, इतनी प्रिसिशन। हाँ, और वो आगे 1 सेंटीमीटर तक जाएगी। 1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी विदाउट सैटेलाइट, विदाउट GPS। 1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी विदाउट GPS, विदाउट सैटेलाइट। ये 5G का है, 6G का। तो ये भाई जो एप्लीकेशन हैं उनकी रिक्वायरमेंट है ये। सर रिक्वायरमेंट एक मिनट ना, मेरी बात सुने ना, वो बैकडोर कोई इस्तेमाल करता है तो ये तो भाई क्या कर सकते, इसका तो कुछ, इसी के लिए तो साइबर सिक्योरिटी पूरा डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर पूरी रिसर्च हो रही है, उसको कैसे इंट्रूजन डिटेक्शन की जाए, उसको किस तरह रोका जाए, ये पूरा काम है। तो अब आप ये कहेंगे भाई हमने घर में लगा लिया, अब सही है ना, अब हम कुछ और नहीं करेंगे। भाई आपको उसके लिए करना पड़ेगा आपको उसके लिए। अब आप देखें ना कि ये एक पूरी बाइफर्केशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुई कि हुआवी को अमेरिका में एक्सेस नहीं मिली, बिल्कुल यूरोप से काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका एज अ नेशन उसने ये कहा कि भाई हम इतनी डिजिटल डिपेंडेंसी के ऊपर किसी और मुल्क के साथ नहीं जा सकते, और स्पेशली चाइना के साथ नहीं जा सकते। तो ये एक डिसीजन लिया गया, सिक्योरिटी थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और ये आज नहीं बोला गया, बिल्कुल ये 2000
12 में ये बात जो लग गया था, बैन लगा था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मतलब इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी हम 5G बहुत ख़राब है। मैंने कहा भाई 5G पे जाएंगे हम, 5G लगेगा, ये नहीं लगाएंगे। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, आप कहने जी जकड़बंदियां, भाई जकड़बंदियां तो वही वाली बात है। देखिए चाइना के पास भी ऑप्शन था और अमेरिका के पास भी ऑप्शन था कि वो इस तरह के, और जैसे कहते हैं कि रोक दे, ब्लॉक कर दे। हमारी जैसी नेशन के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। हम मिसाल के तौर पे हम ये थोड़ी कह सकते हैं अच्छा भाई अमेरिका ना करे, चाइना ना करे, हम अपना भी नहीं करें। ऑप्शन कैसे है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है आपके पास? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ना भाई, टेक्नोलॉजी डेवलप करें ना भाई। यही प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी किसी की मिराज थोड़ी है भाई। आप रिसर्च करें, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोगों को लगाएं, जनरेट होगी, कुछ ना कुछ निकलेगा। दुनिया में तरीक़ेकार यही है। आज चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा पेटेंट्स जो है 5G के अंदर में चाइना के हैं, अमेरिका पीछे है। आप सोचें नोकिया जो हुआ करता था, बिल्कुल, कौन सी, फिनलैंड था, क्या था वो, हाँ फिनलैंड है, स्टॉकहोम है, फिनलैंड है, दूसरा मुल्क कौन सा है, स्वीडन है, फिनलैंड से 60% ऑफ द इकोनॉमी थी, कहाँ है नोकिया, खत्म। तो भाई ये किसी की मीरास नहीं है, टेक्नोलॉजी किसी की मीरास नहीं है। हम भाई, आप अपनी तरक्की के लिए, आपका सिंपल ऑब्जेक्टिव है मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहता हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई यहाँ पे भी नहीं रोक सकता। और ये जो कहते हैं ना ये अमेरिका में मेहनत करेंगे तो बहुत कामयाबी होगी, भाई आप कहीं भी मेहनत, आप रेगिस्तान में भी मेहनत करेंगे ना, आपको अल्लाह में कामयाबी देगा। यार ये असल में जो बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर बात करें कि बाहर वाला जो है ना ये कहता है बड़ी अच्छी, यार मैं तो बाहर भी रहा, मैं यहाँ पे भी रहा, आप मुझे जानते हैं, मैं पढ़ के वापस भी आया यहाँ पे। हाँ, टैग किया जाता है ना भाई। अच्छा चलें अब, क्योंकि इस वक्त एक पूरा नैरेटिव है कि भाईजान पाकिस्तान से ना बस निकलो, जिंदा भाग, हाँ जिंदा भाग वाला है। तो पाकिस्तान से जिंदा भाग इस डिस्कशन के का कोई वो नहीं है, जाहिर सी बात है। बाहर भी लोग जाएंगे, रोकेंगे भी लोग, वॉटएवर जो भी है सर। किसी ने इस वक्त बाहर मूव होना है तो उसके पास सिचुएशन ये है कि मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ हमें वीज़ा नहीं दे रहे, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे, जैसे कहते हैं प्रेफरेंस नहीं दे रहे। अमेरिका के अंदर एक पूरा एपिसोड जब 9/11 के बाद चला, उसके अंदर उस दौरान रहा, मैं उसके बाद ठीक है, उसके बाद ना। तो अब एक बंदा बाहर जाना चाहता है अमेरिका, ठीक है, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं कि उसने फॉलो करना है उसको? देखें, बेस्ट जो एज होगी ना बाहर जाने की, वो है ये स्टूडेंट लाइफ में। तो स्पेसिफिकली स्टूडेंट लाइफ कौन सी वाली? हाँ, तो अब ये देखें, इसके अंदर ये है कि आपने बैचलर्स किया पाकिस्तान से, और बैचलर्स करने के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं। दिस इज़ द आइडियल, क्या कह सकते हैं, पाथ। ठीक है, आपने 4 ईयर एजुकेशन डिग्री ली, अगेन 4 ईयर, और एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से, सही है। एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से मुराद, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी हो, और अगर आप MBBS या डॉक्टर बन रहे हैं तो आप बेसिकली PMDC से हों, और अगर आप फाइनेंस में अंदर कर रहे हैं तो आपका बेसिकली सर्टिफाइड आपके वो हों। उसके बाद आप अप्लाई करें मास्टर्स के लिए और PhD के लिए, ये बेसिकली आइडियल पाथ है। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि जी आप बैचलर्स भी यहाँ नहीं करें, आप बैचलर्स भी बाहर कर लें। ये एक अच्छा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर एक इंसान जो है वो अपने आप को कहीं पे भी सेटल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि जी आपका लगेज कम होता है, फैमिली की रिक्वायरमेंट कम होती है, आप बैचलर होते हैं, और ये लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए है। ठीक है, और माशाल्लाह से मैंने काफ़ी देखे हैं लोग, लड़की भी देखे हैं, लड़कियाँ भी देखी हैं पाकिस्तान से, तादाद कम है लेकिन आ रहे हैं लोग। उसको लोग यहाँ पे सो कॉल्ड ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं, जो कि बहरहाल ब्रेन ड्रेन नहीं है, वो बेसिकली एवोल्यूशन है, और वो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और वो कंटिन्यूस रहेगा, इट्स इनएविटेबल। क्योंकि दूसरे ममालिक में रिक्वायरमेंट रहेंगी और आपके यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी, तो ये तो चलता रहेगा, और ये अब आपकी चॉइस है आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो उसके अंदर सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आप स्टूडेंट के तौर पे जाएं, और स्टूडेंट के लिए यही है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, और आपका जो है वो स्कोर्स अच्छे हों, GRE दें, TOEFL दें, अगर अंडर ग्रेड में जा रहे हैं तो SAT दें, और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छे करें। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, चाइना जाते हैं तो चाइनीज़ पढ़ें, मतलब जिस मुल्क में जाना चाहते हैं उसकी ज़बान, जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मन पढ़ें, स्पेन जाना चाहते हैं तो स्पेनिश को पढ़ें। तो आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा, ये थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, मतलब। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अमेरिका में पैदा हुए, पले बड़े, जो अमेरिकन हैं, लेकिन
फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वो स्पेनिश भी सीखते हैं, वो चाइनीज़ भी सीखते हैं, वो उर्दू भी सीखते हैं। तो मतलब इसमें कोई मजबूरी तो नहीं है। मतलब मसला ये है कि एफर्ट लगाना अगर मजबूरी बन जाए तो आई एम सॉरी कि तो मतलब एफर्ट नहीं लगानी बस। और औंधे मुंह जाना है आपने तो वो भी आपकी मर्जी है। तीसरा तरीका वो डंकी लगा लें, मतलब कोई पॉइंट नहीं है ना। वो आपको नज़र आ रहा है कि यार एक चीज़ सुइसाइडल है, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, उसकी आधी बेसिकली रकम के ऊपर या तो एफर्ट लगा के आप अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, वहाँ से पढ़ें और उसके बाद आप अप्लाई करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस ज़रूरत है, बाहर लोगों को ज़रूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लोग चाहिए। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर जो इंडस्ट्री है वो उसका जो बेसिकली समझ लें कि जो क्या कहेंगे, जहाँ से वो स्प्राउट होती है, वो इनोवेशन जहाँ से स्प्राउट होती है वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। उसमें उनको अच्छे जहन चाहिए जहाँ पे वो मेहनत कर सकें। नंबर 2 ये है कि जी आप फिर अगर आप टेक सेक्टर के अंदर हैं तो आप ऐसे कटिंग एज एरियाज़ में काम कर रहे हो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो, किसी सैप के ऊपर काम कर रहे हो, आप टेलीकॉम के अंदर हैं तो आप इक्विपमेंट्स पे ऐसे काम कर रहे हो कि जो दूसरी जगह पे लगे हुए हों। सही है। मिडल ईस्ट जाना है तो ज़ाहिर बात है हुआवी इज़ अ गुड ऑप्शन। आपने हुआवी पे काम किया हुआ है तो आप मिडल ईस्ट जा सकते हैं। बिल्कुल। यूरोप आपने जाना है तो एरिक्सन, नोकिया के इक्विपमेंट पे आपने काम किया हुआ हो। 3G पे भी काम किया हो। 3G अब बहरहाल डिसमेंटल हो रहा है, 4G है, 4G के ऊपर आपने काम किया। 4G और 5G में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन बेसिस वही है। तो अगर आपने 4G पे काम किया हुआ है तो यू आर गुड इनफ टू गो फॉर 5G। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तो सूरत हाल थोड़ी सी टाइट है, तो बाय 2025 थिंग्स विल ओपन अप। ठीक है, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। आप 4G पढ़ें, आप 5G पढ़ें, आपको पढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता ना भाई। सही। आप अपने आप को पर्सनल, जिसको कहते हैं ना पर्सनल अपग्रेड, तो आप अपने आप को करते रहें। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, वो अपने आप को करंट नए जो एरियाज आ रहे हैं उसमें सर्टिफिकेशन वगैरह करें। और हमारे तालीमी इदारों को चाहिए कि वो उन एरियाज़ के ऊपर कोर्स वर्क निकालें, उसके ऊपर कोर्स कराएं ताकि लोग कंटिन्यू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ और इंशाल्लाह चीज़ें। तो एक तो ऑप्शन हो गया कि फॉर एजुकेशन पर्पज़ आप वहाँ पे जाएं, उसके बाद वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट करें और सारी चीज़ें। एक है जो कि बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है, कहीं नहीं गया बाहर, 2-4 साल उसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में लगाए, अब उसने बाहर मूव करना है, तो कौन सा वीज़ा होता है, क्या चीज़ होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है? मतलब ये एक तो शायद लंबा एक डिस्कशन हो, लेकिन नहीं फिर भी उसको मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। अमेरिका के अंदर बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है। और बेसिकली इसको बहुत अच्छी तरीके से, जिसको कहते हैं ना अनवाइंड करना कहते हैं, एक ख़ास टर्म होती है, क्या कहलाती है वो, अनबॉक्स करना। अनबॉक्स भी नहीं, एक और बड़ा वो है, जैसे वो नहीं कहते फंडा, इंडिया में कहते हैं ना फंडा है, तो उसका फंडा हो जाए ना, उन्होंने इंडियन ने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझा हुआ है। बेसिकली इंडिया अमेरिका में H1B वीज़ा होता है। H1B इज़ बेसिकली द वर्क वीज़ा। इसके अलावा आप किसी और स्टेटस पे ऊपर हैं तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। सही है। उसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन का एक प्रोसेस है, वो अप्रैल में होता है और अक्टूबर में उसकी लॉटरी होती है, लॉटरी सिस्टम होता है बेस्ड अपॉन कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो वो एक पूरा प्रोसेस है। सही है। आपको उस प्रोसेस के लिए भी रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 साल डिग्री, 4 साल डिग्री जो है, ये आपको और हमें उस वक्त लगता था ये मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग्स है। और मैं तो ये कहूँगा, मैंने NED से पढ़ा है, तो NED इज़ अ ब्रांड इन यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में NED के इंजीनियर हैं जो कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने उसको खड़ा किया। वी कैन से दैट वी हैव आवर ब्लड एंड स्वेट इन अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, तो H1 उसकी B की क्या? H1B की रिक्वायरमेंट ये है कि जी आपके पास 4 साल डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्रेडिटेड। उसके बाद आप बेसिकली एम्प्लॉयर के साथ अपना वो करते हैं, एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू वगैरह करता है और एम्प्लॉयर बेसिकली ये कहता है कि जी मेरी ये इमीडिएट ज़रूरत है, और वो उसको अप्लाई कर देता है। तो वो अप्रैल तक की डेट्स होती हैं और उसके बाद जो है वो उसकी अक्टूबर में बेसिकली, अगर बहुत ज़्यादा नंबर 65,000 हुआ करते थे, मुझे नहीं पता कितने हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसमें कोटा भी है, उसको बल्कि कोटा को कम किया है इंडिया के, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने हम लोगों
युवाओं के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाय द वे। अच्छा, अगर हमारे लोग सही तरीके से अप्लाई करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि बिकॉज ये चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उनकी एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा हैं, तो अमेरिका में तो बाकायदा कैप लगाए गए हैं कि जी इनको रोका जाए, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को हर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंडियंस आ गए हैं। कनाडा के अंदर रोका गया है इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि इतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो कनाडा में इस वक्त उन्होंने बेसिकली बंद कर दिया है कि जी फॉरेन स्टूडेंट्स स्पेशली इंडिया से जो आ रहे हैं वो नहीं आए, कैंसिलेशन हो गई है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसा करें, लेकिन हमें चैनल सही तरीके से हम अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें हो जाएंगी। मतलब मैंने तो पाकिस्तानियों को जो है वो साउथ अमेरिका में काम करते हुए मुझे काफ़ी लोग मिले पाकिस्तानी, जिन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी, जिन्होंने वहाँ पे 10-10 साल रहे। वो बेसिकली मतलब वो इतनी अच्छी स्पेनिश बोलते हैं कि कुछ लोग मिले तो उन्होंने कहा यार तुम क्या मैक्सिकन हो। तो मतलब थोड़ी सी एफर्ट करनी है, और मतलब देखें दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई इसीलिए कि आप तस्खीर करें, आप निकलें एफर्ट, लेकिन ऑन द मूव नहीं। आप अपनी जो है वो ज़्यादा रहा उस हिसाब से लेके चलेंगे ना भाई। आप अगर रेगिस्तान में जा रहे हैं तो नंगे पैर जाएंगे तो पैर जल जाएंगे, तो और अगर बर्फ़ में जा रहे हैं तो अगर आप जो है वो टी शर्ट पहन के जाएंगे तो ठिठर के मर जाएंगे। सही, ये बेसिक सी चीज़ें हैं ना। तो आप अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं पे एम्प्लॉयमेंट सीख करने जा रहे हैं, अपने पैसे कमाने जा रहे हैं, तो आपको वो वाले स्किल सेट चाहिए। और अब तो दुनिया भाई, आप इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, आपको पता है भाई क्या हो रहा है। अच्छा ये बताएं, आप NED से ग्रेजुएट आपने किया, आपका दोबारा भी कभी NED जाना हुआ? और क्या उस वक्त की NED कैसी थी, कितने डिपार्टमेंट्स थे, कैसा उसका माहौल था, और आज की NED के डिपार्टमेंट्स और माहौल कैसा है? नहीं, मेरा NED जाना हुआ, पिछले साल भी मैं NED गया था, वाइस चांसलर साहब से भी मुलाकात हुई थी। ठीक है। और बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई। हम जब थे NED के अंदर तो मेरे ख्याल में 5 या 6 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, अब 19 डिपार्टमेंट है या 22 डिपार्टमेंट है। तो मतलब इट वाज नॉस्टैल्जिक। बहरहाल वहाँ पे चपरासी और टीचर के अलावा तो कोई पहचान नहीं रहा था। टीचर उस वक्त के हैं अभी? हाँ हाँ, अच्छा, नज़र आए कुछ। सही सही। कुछ दोस्त थे जो क्लास फेलोज थे, वो टीचर हो गए। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा फीलिंग रही। अच्छा एक और, ये तो एक अलग है ना, हम अमेरिका गए तो अमेरिका में कुछ 1967 के ग्रेजुएट्स मिले NED के, जिन्होंने NED, जब चिमनी कॉलेज हुआ करता था, चिमनी जो है NED का पुराना, अगर आपको कैंपस आपने कभी देखा हो, DJ कॉलेज के पास, जी 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 जी, वहाँ से अब ग्रेजुएट किया हुआ है। अच्छा, तो वो भी लोग वहाँ पे हैं अमेरिका में। सही। तो वहाँ पे आप उस NED कम्युनिटी का कोई है वहाँ पे? हम लोग, हमारी NED की एसोसिएशन है, नॉर्थ अमेरिका की एसोसिएशन है NEDians की। उसके अलावा हर बड़े शहरों के अंदर हमारी, जैसे ह्यूस्टन की NED की एसोसिएशन है, लिमना एसोसिएशन है ह्यूस्टन नीडा। मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, पिछले कुछ अर्से वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। हम स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़, हमने बेसिकली 4 यूनिवर्सिटीज़ में NEDians के लिए स्कॉलरशिप रखी हैं। टेक्सास A&M के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास A&M, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, और लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर हमने NEDians के लिए स्कॉलरशिप्स रखी हैं। अच्छा। और जिसमें से बेसिकली UFH और टेक्सास A&M के अंदर तो कराची NED के लिए क्या किया आपने? कराची NED के लिए हमने, यार हमने किया क्या, हम क्या करेंगे, हाँ NED ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। नहीं, लेकिन उसको पे बैक आपने कैसे किया? मतलब वो बहुत मुश्किल है बाय द वे उसको पे बैक करना। अच्छा, हाँ, मतलब जो कुछ NED ने हमें दिया है ना, उसको पे बैक करना, कुछ परसेंट आप ये कह सकते हैं। तो हमने ये कोशिश की कि जी कुछ पिछले 2019 में हमने ऑलमोस्ट $1 लाख के करीब हमने यूनिवर्सिटीज़ को दिए थे। जाहिद भट्ट साहब हुआ करते थे प्रेसिडेंट, उनकी बड़ी एफर्ट थी। अभी मैं बहरहाल उनका नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि उनकी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो ह्यूस्टन में मकीम है, 1972 का बैच है उनका माशाल्लाह से। तो उन्होंने बेसिकली, हमने ऑलमोस्ट $1 लाख था, $1,20,000 थे, अब हमने यूनिवर्सिटीज़ को दिए थे, जिसमें उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कि स्कॉलरशिप या जो
ऑन नीड बेसिस के ऊपर जी। उनको उन्होंने सेल्फ क्या होता था एक नहीं, सेल्फ फाइनेंस तो एक self अलग finance एक अलग चीज़ ये होती। थी कि क्योंकि इसके अलावा कुछ और इदारों से भी हमने वहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स का आपने शायद नाम सुना हो। तो हेल्पिंग हैंड्स के साथ हमने एक कोलैबोरेशन करवाई एनईडी की, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वाइस चांसलर साहब से बात हुई तो वो कहने लगे भाई मसला ये है कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया उसको तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट है, लेकिन मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आए हैं जो कि बेचारे एडमिशन के लिए भी पैसे नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे। तो वो कहने लगे भाई उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुम लोग भी सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है। तो वो एक गैप बन रहा था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पिंग हैंड्स ने बड़ी हेल्प की। उसमें उन्होंने मेरे ख्याल में एक पूरी क्लास थी 50 के करीब बच्चों की जो उन्होंने उनके एडमिशन के अंदर हेल्प की। सही। तो और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपकी हम प्रोग्रेस के बेसिस के ऊपर आगे देखेंगे। तो ये कोशिश जो भाई हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है, ये समझ लें कि हमारे साथ जो है वो एहसान हुआ। कितने खर्चे में एनईडी की आपने डिग्री कर ली थी और अब कितने खर्चे में होती है तकरीबन? 50,000 रुपये लगे थे मेरे 4 साल में। हाँ 4 साल में 50,000 रुपये खर्च किए थे या मेरे ख्याल में, या फाइनल ईयर की फीस 50,000 थी कुछ इस तरह। नहीं मेरा नहीं ख्याल, मेरा ही ख्याल ये इससे कम ही होगी जो आपके 4 साल वाला है, मुझे वो मोड लग रहा है। अभी तो ये है कि 60,000 या 72,000 पर ईयर या पर सेमेस्टर। ठीक। अच्छा आपके वो, क्योंकि मुझे पुराने वाक़े भी बहुत सारे जैसे कहते हैं जहन में घूम रहे हैं अभी डिस्कशन के। खैर हमारे भी टेलीकॉम वाले में टाइम में भी बहुत सारे वाक़यात थे, लेकिन एक जो आपने वाक़या मुझे ऑफ द रिकॉर्ड अपने बिल्कुल यंगर लाइफ के अंदर 1.5 रुपये की पेंसिल बेचने वाला वाक़या था, वो क्या था ज़रा वो बताएं? या मैं सही बोल रहा हूँ? 1.5 रुपये थी क्या था? बिल्कुल। क्या था वो? शुरू से ही जैसे कहते हैं कारोबारी दिमाग आगे बढ़ने का वो क्या सीन था? भाई वो कुछ नहीं था, वो हमारे दोस्त थे, बल्कि आपसे मिलाया भी था। जी। तो 6 क्लास की छुट्टियां थी। ठीक है। हम यहीं रहते थे गुलशन के अंदर। 6 क्लास की? जी। तो अब ये था कि क्या करें, तो साइकिलें चला रहे थे, गर्मियों की छुट्टियां थी तो सब कुछ हो गया। अब उसके दिमाग में आया कि यार जो है कहीं चलते हैं। तो मैंने कहा कहीं चलें क्या, मतलब तो चलो सदर चलते हैं। तो उसने कहा सदर जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उस ज़माने में वो चलती थी 5 स्टार, वो 500 रुपये का उसका वो होता था। तो मैंने कहा यार हाँ पैसे कहाँ से आएंगे, जाने आने के मतलब 10 रुपये हो गए, तुम्हारे 10 रुपये मेरे 10 रुपये 20 रुपये हो गए, तो अब ये कहीं से हमने रिकवर करने। सही है। तो उसने कहा यार ऐसा करते हैं कि जहाँ देखते हैं यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है ना हमारे इलाका, क्योंकि उस ज़माने में ये नया सबर बना था, तो स्टेशनरी की दुकानें थी और ये था वो था सब कुछ था। तो हम गए, हमने जाके ऐसे ही चेक किया तो पेंसिलें जो थी वो मिल रही थी, 2 रुपये की पेंसिल मिल रही थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि देखते हैं वहाँ जाके, अगर पेंसिल सस्ती मिल जाती है तो वहाँ से ले आएंगे, हमारा आने जाने का खर्चा भी निकल आएगा और मतलब अगर वहाँ पे कुछ खाया पिया तो वो भी हो जाएगा। पूरा गैप एनालिसिस हुआ और बिजनेस मॉडल तैयार हो रहा है। अच्छा। तो बस फिर हम निकले यहाँ से, गए जो क्या रख के लाता है डेंसोल, वहाँ पे जो है वो होलसेल मार्केट थी, वहाँ गए, वहाँ हमने 4-6 दुकानें देखी। तो उससे जो है वो हमने 1 रुपये की जो गोल्ड फिश की आती थी 12 पेंसिलों का एक सेट, वो लिया हमने। तो 12 रुपये का वो लिया, तो हमने 100 रुपये के मतलब ले लिया था 96 क्या 812 96 8 डब्बे लिए, वो हमने रखे थैले में डाले और वहाँ पे मिलता था शरबत बादाम का, वो पिया। वो अभी भी है, बल्कि हमने जाना था, वो जा नहीं सके उस दिन, आपके यहाँ डिले हो गया था। तो बादाम का शरबत पिया, सही है। और उसके बाद फिर हम बैठे 5 स्टार कोच के अंदर, वापस आए। वो हमने जो है वो 12 रुपये की थी, वो 18 रुपये की हमने बेची है। 1 डब्बे में हमने 6 रुपये बनाए, तो 8 डब्बे थे तो 50 रुपये हमने बना लिए थे। वाह वाह। तो ये आपके जहन में आपने 6 क्लास में कर लिया, तो बड़े हो गए कारोबारी आपने फील्ड क्यों नहीं, आप तो कारोबार वाले शुरू करने में ज़्यादा उसमें होते? नहीं बिल्कुल हाँ, और भी कुछ तजर्बे किए पेंसिल के बाद भी आगे बढ़े? उसके बाद हमने पेंसिल की, हमने फिर रमज़ान आ गए थे तो खजूरें बेची। वाह। खजूरें बेची, फाइलें बेची, हमने बहुत कुछ किया। फाइलें बता दें, बैरिया टाउन वाली फाइलें नहीं बल्कि खाली फाइलें तो लेकिन उसके ऊपर बैरिया टाउन वाली फाइल तक नहीं पहुंचे वो ये देखें, ये मतलब वो बचपन की चीज़ें थी, आपने पता नहीं कहाँ से छेड़ दिया। वो तो आप कभी देखें, बिजनेस आप कभी भी कर सकते हैं, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप कर सकते हैं। मेरी वालदा का एजुकेशन से ताल्लुक़ था, तो वो यही कहते हैं बेटे तुम जो है बिज़नेस वगैरह तो तुम ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कर लोगे, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे पास जब तुम्हारी लगेज जो है ना वो कम है उस टाइम पे तुम कर लो। तो वो बेसिकली हमारे लिए मशले राह थी, तो उसी वजह से हम पढ़ लिए थे। जब पढ़ लिए तो फिर बाबू बन गए,
तो जब बाबू बन गए तो ये था कि भाई नौकरी करें। फिर हम कंसल्टेंसी में आ गए थे, तो वो भी एक तरह का बिजनेस था। तो उसमें ये था कि आप अपना टाइम बेसिकली यू आर सेलिंग योर टाइम, यू आर सेलिंग योर सर्विसेज। तो बस इस तरीके से एवोल्यूशन रहा। तो बहरहाल ये तो आपको कहाँ से अभी ये सूझी क्या? नहीं तो क्या एक ज़रा एक लाइटर नोट भी हो जाएगा। मैं तो ये देखना चाह रहा था ना, 1.5 रुपए की पेंसिल बेचने से इस वक्त कितने 1.5 अरब की जायदाद या आपकी वो मार्केट वैल्यू तो होगी। आप मुझे क्या चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से मुझे अभी मतलब गायब कर लिया जाऊँ? नहीं, कोई मसला कच्चे के डाकू मुझे लेके जाए आपके- वहाँ से भी, वो भी मेरी यूट्यूब बनाया आगे चाह रहे हैं। आपके अमेरिका जाने के बाद हम लॉन्च करेंगे, आप ये देखना। थैंक यू नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया भाई, आपके टाइम का शुक्रिया, आपके स्टाफ का शुक्रिया। और भाई मेरी कोशिश जो थी आपको भी जो इनकरेज किया था वो यही था कि भाई देखें, ऑल दो चीज़ें ख़राब हैं, ऑल दो सड़कें टूटी हुई हैं, ऑल दो बिजली नहीं है, ऑल दो हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, लेकिन हम फिर भी इंसान हैं और हम इस पर सर्वाइव करके निकलेंगे। तो मतलब हर दिन रात होती है तो अगले दिन सुबह भी होती है, एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल सिचुएशन भी, इट्स इनएविटेबल कि ये चीज़ ठीक ना हो, इट्स इनएविटेबल कि आपकी सड़कें ठीक ना हो, इट्स इनएविटेबल कि आपके पास 5G ना आए। तो आपको बस ये है कि थोड़ा सब्र करना है, अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करें, और इंशाल्लाह कल का बेहतर मुस्तकबिल है हम सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए। चलो, थैंक यू नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। ज़रूर बताइएगा भाई पॉडकास्ट कैसा लगा, और नासिर भाई और हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो तो ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ उनके जहन में भी बहुत सारे वाक़यात आए होंगे और नासिर भाई और हमारे टाइम के। तो वो हमने अभी डिस्कस नहीं किए, वो आप लोग कमेंट्स में या नासिर भाई को इनबॉक्स है, मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम।